अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ पे भी मौजूद हैं, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है, आप खुश हैं और आप कामयाब हैं। आपसे रिक्वेस्ट थी कि मेरे लिए में दुआ करें। काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप दुआ करें अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे और कामयाबी दे। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो अपनी कम्युनिटी में, अपने सर्किल में, अपने फेलोज़ में इसको शेयर करें। गाइस, इससे पहले कि हम अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ें, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन प्रेस कर दें। गाइस, आज की ये जो पहली स्टोरी है, ये स्टोरी मिस खुशबू ने भेजी है और इनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश, इंडिया से है। ये बताती है कि अक्सर हमारी फैमिली में इस तरह हुआ करता है कि जब बहुत सारे लोग जमा होते हैं, यानी कि कज़न्स आए हुए होते हैं, हमारे दादा दादी, नाना नानी में से कोई मौजूद होता है, तो हमेशा इसी तरह होता है कि कोई ना कोई किस्सा पुराना छिड़ आता है, कोई ना कोई पुरानी कहानी सुनाई जाती है। इसी तरह जब हमारी अभी जून जुलाई में छुट्टियां चल रही थी, तो हमारे दादा दादी, नाना नानी और सारे कज़न्स वगैरह मौजूद थे और हम लोगों ने अपने दादा से रिक्वेस्ट की कि कोई अच्छी सी पुरानी सच्ची कहानी सुनाए। तो इनके दादा ने उनके फादर की, यानी इनके ग्रैंडफादर की स्टोरी सुनाई और उन्होंने बताया कि ये गंगा किनारे एक गांव हुआ करता था, वहाँ पे रहा करते थे। बहुत छोटा सा गांव था, चारों तरफ इसके खेत मौजूद थे, इसके साथ साथ जो इसकी सड़कें थीं वो कच्ची पक्की सड़कें थीं और अब से तकरीबन 60-70 साल पहले की अगर आप बात करें तो लाइट्स का इंतज़ाम ना होने के बराबर हुआ करता था। अक्सर जैसे ही मगरिब होती या सनसेट होता तो जितने भी गांव वाले थे वो अपने काम निपटाते और काम निपटाने के बाद अपने अपने घरों में चले जाते। इनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो उस दौर में एक बैलगाड़ी चलाया करते थे और अगर किसी को सामान कहीं लेके जाना हो, किसी शहर में लेके जाना हो या एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना हो, तो आमतौर पे इनकी सर्विसेज को हायर किया जाता था और इनके ग्रैंडफादर की कोशिश हुआ करती थी कि वो रात होने से पहले किसी भी तरह अपने गांव में वापस पहुंच जाएं, क्योंकि इनके गांव के सराउंडेड में कुछ इस तरह का एरिया था जिसके बारे में मशहूर था कि यहाँ पे बहुत सारे भूत या प्रेत हुआ करते हैं। गांव के सरपंच ने उन्हीं दिनों कुछ सामान इनको दिया और उनको कहा कि ये सामान तुम्हें 3 गांव छोड़ के जो चौथा गांव है वहाँ पे पहुँचाना है और कोशिश करनी है कि जितना जल्दी हो सकता है वहाँ पे पहुँचा दो। अब जब ये गांव से निकले तो तकरीबन 11:30-12 बजे का टाइम था और इनको पता था कि ये तकरीबन 3-3.5 घंटे तक उस गांव में पहुंच जाएंगे। वहां जाके ये सामान ड्रॉप करेंगे और सामान ड्रॉप करने के बाद जब ये वापस आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 बजे का टाइम होगा और ये अपने गांव पहुंच जाएंगे। खैर, ये अपने प्लान के मुताबिक अपने गांव से निकले और एक्यूरेट टाइम के ऊपर उस जगह पहुंच गए जहां पे सामान को इन्हें उतारना था। ये तो टाइम पे पहुंच गए, लेकिन जिस पार्टी को या जिस फैमिली को ये सामान देना था, इत्तेफाक से वो उस वक्त गांव में मौजूद नहीं थी। जब इन्होंने आगे पीछे थोड़ी सी मालूमात इकट्ठी की और लोगों से पूछा कि आखिर ये कहाँ गए हुए, तो इनको पता चला कि वो जो फैमिली है वो भी इत्तेफाक से गांव से बाहर निकली भी है और होपफुली 3 या 4 बजे तक वापस आ जाएगी। खैर, इसी तरह टाइम गुजरा, 3 बजे, फिर 4 बजे और आखिर 5 बज गए। ठीक 5 बजे के बाद वो जो फैमिली थी जिनको इनको सामान हैंडओवर करना था वो बिलाखिर गांव पहुंच गई। खैर, ये जल्दी से गए और इन्होंने जितना जल्दी हो सकता था उस फैमिली को सामान हैंडओवर किया और वापस अपने गांव के लिए निकल गए। जब ये अपने गांव के लिए निकले तो तकरीबन 6-6:15 बजे का टाइम था और इनका यही ख्याल था कि मैं 8 या 9 बजे तक अपने गांव पहुंच जाऊंगा। ये जो वापसी का रास्ता था
ये बड़ा तवील रास्ता था और ये चाहते थे कि कोई शॉर्टकट दरियाफ्त किया जाए ताकि जितना जल्दी हो सकता है ये गांव पहुंच सकें। निकलते हुए इन्होंने 2-4 लोगों से मशवरा किया और इन लोगों ने इनको गाइड किया कि अगर आप ये जो फॉरेस्ट वाला रास्ता है यानी जंगल वाला जो रास्ता है उस रास्ते से गुजरते हुए जाएं तो तकरीबन 1 घंटे चलने के बाद वहाँ पे एक झील आती है और झील के साथ साथ एक कच्चा पक्का रास्ता है। उस रास्ते से होते हुए आप जल्दी अपने गांव पहुंच सकते हैं। अब इनके पास यही बेस्ट ऑप्शन था, लिहाजा इसी रास्ते पे निकले और तकरीबन 1 घंटे चलने के बाद सनसेट हो चुका था और इनको अंदाज़ा हो चुका था कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे रात अंधेरी होती चली जा रही है। खैर जैसे ही ये नदी ये झील के किनारे पहुंचे तो एकदम से इनको ऐसा लगा कि किसी ने खींच के इनको पत्थर मारा है। इत्तेफाक से जो पत्थर था वो इनको नहीं लगा और वो इनके बराबर में से होता हुआ ज़मीन पे जा लगा। अब इन्होंने चारों तरफ का जायज़ा लिया और जब चारों तरफ का जायज़ा लिया तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। ये बड़ा हैरान हुए और सोचने लगे कि आखिर ये जो पत्थर मारा है ये बिला आखिर किसने मारा है। यकीनन कोई ना कोई है जो इनके सराउंडेड या इनके करीब मौजूद है और वो इनसे छुपने की कोशिश कर रहा है। कुछ देर तक इन्होंने करीब व जवार का जायजा लिया और जब वहां पे कोई नजर नहीं आया तो बिलाखिर ये दोबारा से गांव की तरफ बढ़ने लगे। मुश्किल से अभी 10 मिनट ही गुजरे होंगे कि दोबारा से ऐसा लगा कि किसी ने इनकी तरफ पत्थर फेंका है। अब जब इन्होंने पलट के देखा तो जैसे ही ये पलटे तो इनको फिजा में किसी औरत के रोने की या करहाने की आवाज़ आना शुरू हुई। अब जैसे ही इनको औरत के रोने की आवाज़ आना शुरू हुई इन्होंने अगेन आगे पीछे देखना शुरू किया तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था, लेकिन आवाज़ सुन के ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई औरत रो रही है और जो भी औरत रो रही है वो इनके बहुत ही करीब मौजूद है। अब ये दोबारा से अपने गांव की तरफ बढ़ने लगे और इनको तकरीबन 15-20 मिनट मजीद गुजर गए। इस दौरानिए में ये अपने करीबो जवार का या आगे पीछे का जायजा ले रहे थे। इसी दौरानिए में इनकी नज़र एक पत्थर की तरफ पड़ी। वो एक बहुत बड़ा सा पत्थर था और उसके बिल्कुल बराबर में 2 औरतें बैठी हुई थीं और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे वो कपड़े धो रही हैं। अब जब इन्होंने 2 औरतों को देखा तो पहला इंप्रेशन तो यही आया कि हो सकता है ये औरतें किसी करीबी गांव से यहाँ पे आ गई हों, लेकिन आमतौर पे गांव की औरतें सनसेट के बाद बाहर नहीं निकला करती और अगर बाहर निकल भी जाएं तो इतनी रात में वो कपड़े धोने के लिए कभी भी इतने वीराने में नहीं आया करती। खैर इन्होंने सोचा कि मैं आगे बढ़ता हूँ और जाके इनसे पूछता हूँ कि किस गांव की औरतें हैं और इतनी रात में बिलाखिर ये कैसे यहाँ पे आ गई हैं। अब जैसे ही ये इन औरतों के करीब बढ़े या उनके करीब पहुँचे तो वो दोनों औरतें मुसलसल कपड़ों की तरफ देख रही थी और नीचे देखते हुए उन कपड़ों को साफ करने की कोशिश कर रही थी। ये जैसे ही उनके करीब पहुँचे तो इन्होंने उनसे पूछा कि तुम लोग इतनी रात में यहाँ पे कैसे मौजूद हो और तुम लोग किस गांव के रहने वाले हो। ये सुनने के बाद वो दोनों जो औरतें थीं उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और मुसलसल वो दोनों कपड़े धोती रहीं। इन्होंने दोबारा से उनसे पूछा कि तुम लोग किस गांव से हो और यहाँ पे इतनी रात में कैसे आए हो। जब इन्होंने दोबारा से ये सवाल किया तो उनमें से एक औरत ने अपना मुंह ऊपर की तरफ उठाया और ये बताते हैं कि जैसे ही उसने अपना मुंह ऊपर की तरफ किया तो मैंने देखा कि उसका जो चेहरा था वो बहुत ही झुलसा हुआ चेहरा था और उसकी जो आंखें थीं वो लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके जो होंठ थे वो बहुत ही मोटे मोटे अजीब से होंठ थे। खैर जैसे ही मैंने उसकी खौफनाक शक्ल देखी तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि जो औरतें हैं ये कोई नॉर्मल औरतें नहीं हैं और मैं फ़ौरन से पीछे हटने लगा। जैसे ही मैं पीछे हटने लगा तो ये दोनों औरतें एक दूसरे को देखने के बाद अजीब तरीके से मुस्कुराने लगीं। खैर मैं जल्दी से अपनी बैलगाड़ी की तरफ आया
और बैल को मैंने लेके वहाँ से दौड़ाना शुरू कर दिया। मुझे अंदाज़ा था कि मेरा सामना किस मखलूक से हुआ था और अब मेरी कोशिश थी कि जितना जल्दी हो सकता है मैं अपने गांव पहुंच जाऊं। ये बता दें कि 10 मिनट तक तो मेरा जो बैल था या बैलगाड़ी थी उसको मैं दौड़ाता रहा और उसके बाद एकदम से जो मेरा बैल था वो एक जगह जाके रुक गया। मैं उसको हाँकने के बाद चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो वहाँ से मज़ीद आगे बढ़ने को या चलने को तैयार नहीं था। अब मेरी समझ नहीं आ रहा था कि इसको क्या हो गया है। वो मुसलसल एक तरफ देख रहा था और एक तरफ देखते देखते पीछे हटने की कोशिश कर रहा था। खैर मैं बैलगाड़ी से उतरा और मैंने आगे पीछे का जायज़ा लेना शुरू किया और मैंने सोचा कि मैं वहाँ पे जिस तरफ बैल देख रहा है उस तरफ देखने की कोशिश करता हूँ कि आखिर कौन सी चीज़ है जो उसको नज़र आ रही है और मुझे नज़र नहीं आ रही। अभी मैंने वहाँ पे फोकस करना शुरू ही किया था कि एकदम से मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे पीछे की तरफ से किसी ने चलना शुरू किया है और बहुत ही भारी भारी कदमों के साथ कोई चलता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। अब जैसे ही मैंने पलट के देखा तो मैंने देखा कि वही दो औरतें जो अभी कुछ देर पहले मुझे नजर आई थी और मैं जिनसे बच के भाग रहा था, वही मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी हुई थी और बाकायदा मुझे देख के मुस्कुरा रही थी। जब मैंने उनके ऊपर मज़ीद गौर किया तो मैंने देखा कि उनके हाथों में किसी जानवर की गर्दन मौजूद थी और उस गर्दन में से मुसलसल खून निकल रहा था। अब ये जो मंजर मैं देख रहा था ये बहुत ज़्यादा खौफनाक मंजर था। मेरी हालत गैर हो चुकी थी और मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं आखिर क्या करूं और किस तरह करके इन औरतों से या इन मखलूक़ात से अपनी जान बचाऊं। खैर मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके पीछे हटना शुरू किया और इसके साथ साथ जो कुछ मुझे आता था मैंने वो पढ़ना शुरू किया और मैं फ़ौरन से पलटा और जितना तेज़ हो सकता था वहाँ से मैंने अपने गांव की तरफ भागना शुरू कर दिया। हालांकि मेरी बैलगाड़ी वहीं पे खड़ी हुई थी, लेकिन वो जो औरतें थीं वो बैलगाड़ी के बराबर में मौजूद थीं और मेरे पास सिवाय भागने के कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मुसलसल भागता रहा। इस दौरानिए में मेरी सांस फूल चुकी थी और मुसलसल ऐसा लग रहा था वो दोनों औरतें मुसलसल मेरा पीछा कर रही हैं। कुछ देर मजीद भागने के बाद जब मेरी सांस फूल गई तो बिलाखिर मैं एक दरख्त के पास रुका और मैं वहां बैठ के सांस लेने लगा। अब जैसे जैसे मैं सांस ले रहा था तो मेरी सांस की आवाज़ के साथ साथ किसी और के भी सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। पहले मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है और सांस लेने की आवाज़ सिर्फ मेरी आ रही है, लेकिन जब मुझे बाकायदा यकीन हो चला कि मेरे अलावा भी कोई मौजूद है जो मुसलसल सांसें ले रहा है, तो मैंने अपने करीब जवार का जायज़ा लेना शुरू किया। जैसे ही मैंने आगे पीछे देखना शुरू किया और जब मेरी नज़र अपने बिल्कुल पीछे की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि जिस दरख्त से मैं टेक लगा के बैठा हुआ था उसी दरख्त की शाख से वही दोनों औरतें जिनसे मैं बच के भाग रहा था उल्टी लटकी हुई हैं और उनके जो बाल हैं वो मुसलसल ज़मीन को छू रहे हैं। उनके चेहरे और मेरी गर्दन में तकरीबन 2 से 3 फीट का फासला मौजूद था। ये बताते हैं कि ये देखने के बाद मैंने एक ज़ोर से चीख मारी और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। जब मेरी आँख खुली तो अगले दिन सुबह का टाइम हो रहा था और मैं उसी दरख्त के पास वहीं पे बेहोश खड़ा हुआ था। खैर मैं जल्दी से उठा और उठने के बाद मैंने आगे पीछे का जायज़ा लिया तो मैंने देखा कि जो मेरी बैलगाड़ी थी वो वहीं पे खड़ी हुई थी और मैंने बिलाखिर बैलगाड़ी को लेके अपने गांव की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे तैसे करके मैं अपने गांव पहुंचा और गांव पहुंचने के दौरान ही मुझे शदीद बुखार हो रहा था। बहरहाल जब मैं अपने गांव पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे पेरेंट्स और गांव वाले सब के सब लोग मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे और सारे के सारे लोग परेशान थे। खैर मैंने जाके सबको सारा का सारा वाक़या बताया और ये वाक़या बताने के बाद मैं शदीद बीमार हो गया। मेरे घर वालों ने और मेरे जानने वालों ने मुख्तलिफ झाड़ फूँक करने वालों से रब्ता किया। उनसे रब्ता करने के बाद मुझे उनसे मिलवाया गया।
और उसके बाद मेरा इलाज शुरू किया गया। तकरीबन 1 हफ्ते तक मैं शदीद बीमार रहा। उसके बाद जाके मेरी तबीयत ज़रा बेहतर हुई। अब जबकि मेरी तबीयत बेहतर हुई तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। हालांकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले दिनों में मेरे साथ और भी वाक़यात होने वाले हैं। तकरीबन 15 से 20 दिन तक मुकम्मल तौर पे आराम था और मुझे सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन 15-20 दिन गुजरने के बाद एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था और मेरे घर वाले, ख़ास तौर पे मेरे पेरेंट्स सो चुके थे और मैं अपने बैल को चारा देने के लिए सहन में चला गया था। खैर, जब मैं सहन में गया और वहाँ जाके मैंने अपने बैल को चारा देना शुरू किया तो कुछ देर तक वो चारा खाता रहा और चारा खाते खाते एकदम से उसने एक तरफ देखना शुरू कर दिया और मुसलसल एक तरफ देखने के साथ साथ वो शोर कर रहा था जैसे वो किसी परेशानी का शिकार है। अब ये जो इसका बिहेवियर था ये उसी बिहेवियर से मिल रहा था जो इसने उस दिन रास्ते में किया था और मुझे दोबारा से अंदाज़ा होने लगा था कि शायद इसको वही मखलूक़ात या वही औरतें दोबारा से नज़र आ रही हैं। उसके इस तरह करने के बाद मैं अलर्ट हो चुका था और मैंने अपने आगे पीछे का जायज़ा लेना शुरू कर दिया था कि इसी दौरानिए में एकदम से मुझे किसी के चलने की आवाज़ आना शुरू हुई और ये जो आवाज़ थी ये वैसे ही बैक साइड की तरफ से आ रही थी, जबकि मेरे जितने भी घर वाले थे वो ऑलरेडी सो चुके थे। अब जैसे ही मुझे किसी के चलने की आवाज़ आना शुरू हुई और मैंने अपनी बैक साइड पे मुड़ के देखा तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। कुछ देर तक मैं आगे पीछे देखता रहा। मैं परेशान था, मेरे पसीने छूट रहे थे और मुझे यकीन था कि कुछ गलत होने वाला है। इसी दौरानिए में एकदम से मुझे किसी के सांसें लेने की आवाज़ आना शुरू हुई और ये जो भी सांसें ले रहा था वो मेरे इतने करीब मौजूद था कि मुझे वाज़े तौर पे उसकी आवाज़ें आ रही थी। अब जैसे ही मुझे सांस लेने की आवाज़ आना शुरू हुई तो मेरी परेशानी मज़ीद बढ़ गई और अब मुझे यकीन हो चला था कि अब किसी भी लम्हे वही दोनों औरतें या चुड़ैलें एकदम से मेरे सामने आ जाएंगी। और ऐसे ही हुआ कि एकदम से किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। अब जैसे ही किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा तो मेरी सबसे पहली नज़र अपने कंधे की तरफ गई और जैसे ही मैंने अपने कंधे की तरफ देखा तो मैंने देखा कि एक हाथ मेरे कंधे पे रखा हुआ है और ये जो हाथ है ये नॉर्मल इंसानों की तरह हाथ नहीं है। इसमें सिर्फ 3 उंगलियां मौजूद हैं और इन तीनों उंगलियों पे बेतहाशा बाल मौजूद हैं और इसके साथ साथ उन उंगलियों में जो नाखून मौजूद हैं वो बहुत ही लंबे हैं और इसके साथ साथ बहुत ही नुकीले हैं। मैंने यह हाथ देखते ही एकदम से ज़ोर से चीख मारी और जैसे ही मैंने चीख मारी तो इसी दौरानिए में एकदम से वो जो भी मखलूक थी देखते ही देखते गायब हो गई और ऐसा लगने लगा मेरे कंधे पे जिसका भी हाथ रखा हुआ था वो वहाँ से गायब हो चुका है। खैर, जैसे ही मैंने चीख मारी तो मेरे घर वाले, ख़ासतौर पे मेरे जो पेरेंट्स थे, वो निकल के बाहर आ गए और मैंने उनको सारा का सारा वाक़या बताया। अब ये जो वाक़या मेरे साथ हुआ था, इस तरह के बहुत सारे मज़ीद वाक़यात बतदरीज पेश आते रहे और हम बहुत सारे लोगों से, झाड़ फूँक करने वालों से रब्ता करते रहे और सब ने अपने तौर पे कोशिशें की और तकरीबन हर कोई नाकाम हुआ। हाँ, कुछ सालों बाद हमारा एक साहब से रब्ता हुआ और उन साहब के बारे में मशहूर था कि वो इस तरह की मखलूक़ात को अपने काबू में बहुत आसानी से कर लेते हैं। और ऐसा ही हुआ कि जब उन साहब ने हमारे घर में हम सब का इलाज करना शुरू किया तो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर जो सूरत हाल थी वो नॉर्मल हो गई और उसके बाद से वो जो 2 औरतें थीं वो हमें या हमारे घर वालों को किसी को नज़र नहीं आई। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरी मैंने शेयर की है ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी।
अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे। अगले अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।